ठीक हो बच्चों? तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट देख रहे हैं, चलो करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बच्चों करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम देखते हैं। बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, शायद 15 क्वेश्चन दिए थे। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 15 क्वेश्चन दिए, उसमें बच्चों किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों एक बार देखो, ठीक है? 6th 10th और कोई? तो बच्चों करेंट इलेक्ट्रिसिटी में 6th एंड 10th इससे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? बच्चों देखो 6th क्वेश्चन बच्चों देखोगे तो वो ये है, ठीक है बच्चों? 6th क्वेश्चन ये रहा। इसे अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों ये दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा, करेंट बच्चों ये रहा, एटॉमिक वेट बच्चों ये है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये है, ठीक है? तो बच्चों मुझे क्या निकालना है? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों फॉर्मूला मुझे पता है, I इक्वल टू वी डी ए एन ई। बच्चों I मुझे पता है 20, तो उसकी दिक्कत मुझे नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों मुझे पता होता है, उसकी भी दिक्कत नहीं। फिर एरिया कहीं लिखा है? हाँ ये लिखा है बच्चों, एरिया भी लिखा हुआ है, उसकी भी दिक्कत नहीं। ड्रिफ्ट मुझे निकालना है। अब मुझे एन और चाहिए, एन और चाहिए। देवांश मोबाइल वगैरह अगर यूज कर रहे हो तो रख लेना, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बच्चों अब समझो, एन एन मुझे और निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एन। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों एन मुझे चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे क्या दे रखा है? इसका एटॉमिक मास दे रखा है और इसकी डेंसिटी दे रखी। तो एन बच्चों होता क्या है? एन बच्चों ये होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूनिट वॉल्यूम बच्चों 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। बच्चों बताओ मास ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा बोलो बच्चों? 10.5 इंटू 10 की पावर 3, ये तो मास हो गया। अब इसमें मोल्स कितने होंगे? मोल्स, तो बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है? 108। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों देखना, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखता हूं तो 1 मीटर क्यूब का मास ये हो गया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 108 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि एटॉमिक मास बच्चों ग्राम में होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसमें एटम्स कितने होंगे? तो एटम्स बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब बच्चों दिक्कत ये है इसमें, नॉर्मली क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि एक एटम से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक एटम से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जैसे आपको बोल देंगे एक एटम से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है,
ऐसा इसमें शायद कहीं लिखा नहीं है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन ये, कैरिंग करंट ये, गिवन दैट एटॉमिक वेट डेंसिटी। तो ये बच्चों यहाँ मुझे मिस्टेक लग रही है। नॉर्मली क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कंसीडर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, उस तरह से दे दिया जाता है, बट नहीं दिया। तो एक बार बच्चों में इसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम मान के चल रहा हूँ, तो ये अपना n हो जाएगा। एक बार बच्चों में 1 मान के चल रहा हूँ, तब ये आंसर। तो बच्चों अब फिर आते हैं, I इक्वल टू वी डी एन। आई हमें दिया है, ए दिया है, ई दिया है, n हमें नहीं पता। तो हम n की डेफिनेशन होती है 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम निकाल रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं। तो ये मास हो गया, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड किया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक बार हमने मान लिया कि एक एटम से एक मिल रहा। तो अब बच्चों इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो सारी चीजें आ गई, वीडी आ जाना चाहिए बच्चों। आंसर मैच करता है, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने 1 फ्री इलेक्ट्रॉन को मान के सॉल्व किया। और जनरली अगर नहीं दिया तो हम यही कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि उन्हें बताना चाहिए कि हम एक एटम से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान के चले, क्योंकि एटम में जैसे Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? ये एटॉमिक नंबर है या नहीं? ये तो वेट है, एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है, छोड़ो, मान लो 45 होता है, ठीक है, 44 है, चलो कुछ भी होता हो, फर्क उतना नहीं पड़ता है, समझो। मान लो लेट से 50 होता, 47 है, ठीक है। तो मान लो 47, तो उसके एक एटम में बच्चों 47 प्रोटॉन है, तो 47 इलेक्ट्रॉन है। तो हो सकता है उस 47 इलेक्ट्रॉन में से सारे 47 फ्री नहीं होते, 47 में से 4 फ्री हो, 5 फ्री हो, 10 फ्री हो, 20 फ्री हो, वो हमें नहीं पता। तो वो क्वेश्चन में जनरली बताया जाता है कि कंसीडर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, जो कि नहीं बताया गया है, वो एक क्वेश्चन की मिस्टेक है। समझ गए बच्चों? इसको मान के अब जो आना होगा वो आ जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे बच्चों में इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन है, कर लेना, मैच करता है तो यही ठीक है, वरना फिर वो क्वेश्चन की मिस्टेक है, ठीक है। ओके, दूसरा कौन सा था? 10th बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। 10th बच्चों इसे हटा देता हूँ, ठीक। 10th, in order to increase the resistance of a given wire of uniform cross section to 4 times, बच्चों 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ाना, its value a fraction of its length is stretched, fraction of its length, पूरी लेंथ। देवांश बैग से जो कुछ निकालना है वो निकाल के चेन लगा दो। fraction of its length stretched uniformly till full length of wire become 3/2 times of original length। अब वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सोचते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, मान लो ये वायर है, इसको अगर हम खींच के, लेंथ ये है बच्चों, खींच के बच्चों का डबल लेंथ का कर दें, तो लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, वही हमें चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि इन्होंने ये कहा है कि लेंथ हमें कितनी रखनी है, 3/2 टाइम्स, यानी कि हम इसको सीधा डबल कर दें ऐसा नहीं करना, हमें लेंथ कितनी रखनी है, 3/2 टाइम्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा मान लो, जैसे ये L1 हिस्सा मान लो, ओके। तो बच्चों अब समझो, ये L लेंथ का वायर है, तो ये बचेगा L माइनस L1, L माइनस L1। तो बच्चों उस हिस्से को मैं उतना ही रख रहा हूं और इस हिस्से को बच्चों मैं खींच रहा हूं, इसको मैंने वही रखा जो पहले था, और इस हिस्से को मान लो कुछ खींच दिया, कि फाइनली लेंथ बच्चों कितनी हो गई, 3/2, यानी कि ये हो जाना चाहिए L/2। इतना बच्चों समझ पाए? अब देखते हैं बच्चों, देखो थोड़ी
सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सोचते हैं, या फिर बच्चों हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं खुद से सॉल्व करने की जगह। ठीक है बच्चों, देखो देखते हैं 4 टाइम्स फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ स्ट्रेच्ड। तो फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन हम स्ट्रेच कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं। एक बार और देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टिल लेंथ बिकम, मान लो बच्चों एक बार 1/4 लेके चलो, 1/4, तो बच्चों पूरा रेजिस्टेंस R, तो ये 3R/4, 1/4 तो रेजिस्टेंस R/4। अब इसको R/4 यानी कि ये लेंथ L/4, ये 3L/4, इसको बच्चों हमने L/2 और खींच दिया, यानी कि बच्चों एक तरीके से हमने इसको 3L/4 कर दिया। इसको हमने कितना कर दिया, 3L/4। तो L/4 3L/4 बच्चों 3 गुना लेंथ हो गई, 3 गुना लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर 9 टाइम्स, तो 3R/4 प्लस 9 टाइम्स R/4, 9 और 3 12, 12/4 3 टाइम्स, हमें 3 टाइम्स नहीं चाहिए, हमें तो 4 टाइम्स चाहिए। बच्चों फिर समझो, 1/4 तो L/4, 3L/4, इसका 3R/4, इसका R/4, इसको खींच के 3L/4 तक ले जाएंगे, क्योंकि L/2 मतलब 2L/4, तो लेंथ 3 गुना होगी तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, ऐड किया बच्चों कितना आया, 12/4 यानी कि 3 टाइम्स, मतलब ये तो गलत है। अब फिर देखते हैं, ये भी थोड़ा लेंदी हो गया, फिर तो 1/8 ट्राई कर या सॉल्व कर, चलो ठीक है, अब इससे कर लिया तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों L/8, तो ये बचेगा बच्चों 7R/8, 7L/8, L/8। ठीक है, L/2 को बच्चों लिख सकते हो 4L/8, एक ही बात, तो 4 और ये 5 गुना लेंथ कर दी बच्चों, 5 L/8 से, देखो L/8 प्लस ये 5L/8, 5 गुना लेंथ कर दी, 5 गुना अगर लेंथ कर दी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स, तो 25R/8 प्लस 7R/8 32, हाँ ये मैच कर रहा है, 32/8 4R, ये मैच कर रहा है, तो ये ठीक है। हालांकि उससे भी आ जाएगा बच्चों, तो करना पड़ेगा, पर ठीक है ये अपना मैच कर रहा है, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/8। तो हम क्या करेंगे, उसकी 7L/8 हिस्से को वैसा ही छोड़ देंगे, L/8 को खींच के वहां तक ले जाएंगे, तो वो अपना मैच कर रहा है, मतलब ये चीज ठीक है। अब चेक करो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, समझ गए ना। और प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पर वो ये कि कैलकुलेशन शायद काफ़ी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें वेरिएबल हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बोलो बच्चों, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, चलें आगे बच्चों। ठीक है, और कौन सा था, बस यही थे ना। ठीक है, अब बच्चों जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, उसमें बच्चों अगर हम देखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, उसमें बच्चों अगर हम देखें फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों उसमें बच्चों को भी डाउट, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी दिया हो, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चों जो भी दिया हो, 6, 5, और कोई सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों 6, 5, ठीक है, 80, ठीक है बच्चों। इसे फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो देखते हैं। तो बच्चों देखोगे, सेकेंड एक्सरसाइज कहाँ है क्वेश्चन, चलो खैर कोई नहीं, अलग से कर लेते हैं। देखो बच्चों 6, 5, 18, ठीक है,
सेकेंड एक्सरसाइज में, वो बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ। सिक्स बच्चों, 6 नंबर में पहले डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन अपने कौन कौन से हैं? 5, 6, 18। तो चलो 5 पहले कर लेते हैं। 5, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग द एक्सिस ऑफ। ये बच्चों शायद मैंने नहीं दिया होगा, ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। इसमें किसको डाउट था? किसको डाउट था बच्चों? अच्छा, 5 दिया था क्या मैंने? एक बार मैं फिर रीड करता हूँ, जहाँ तक कि ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा बच्चों। इसे अभी छोड़ दो, वो गलती से दे दिया होगा, इसको भी छोड़ दो, ठीक है? ओके बच्चों, डिस्कशन नहीं करें। ओके, 6th बच्चों में फिर डिस्कस कर रहा हूँ। 6th बच्चों देखो, इन नॉन कंडक्टिंग डिस्क हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये रोटेटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बच्चों निकालना, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्क है, डिस्क। तो बच्चों याद करो, एक रिंग अगर रोटेट करे, रिंग पे मान लो बच्चों चार्ज Q1 है, या रिंग छोड़ो बच्चों, रिंग में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों अगर रिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो मान लो बच्चों अगर ये r रेडियस की रिंग है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और आई होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम को बच्चों लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। चार्ज अपॉन टाइम तो 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि बच्चों म्यू नॉट Q1 ओमेगा अपॉन 4 पाई r। ये चेक करो बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों समझो, डिस्क है तो बच्चों मैंने बता रखा है, डिस्क का क्वेश्चन कभी भी आए, किसी भी चैप्टर में आए, पैटर्न बच्चों हमेशा फिक्स रहता है कि हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके या आर पे जाके dr विड्थ की ऐसे रिंग कंसीडर करेंगे, और ये बच्चों ऐसे ओमेगा से घूम रहे। dr विड्थ की बच्चों रिंग कंसीडर की है जो कि ओमेगा से ऐसे घूम रही। तो इस व्हाइट कलर की रिंग की वजह से बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड हो, व्हाइट कलर की रिंग की वजह से वो वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चों इस रिंग की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज 2 पाई r dr, ये तो एरिया हो गया, इनटू चार्ज डेंसिटी तो q अपॉन पाई r स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया है Q1 ओमेगा अपॉन r। बच्चों फिर देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसा का वैसा, चार्ज कैसे लिखोगे, एरिया, तो 2 पाई r dr, ये तो हो गया एरिया, इनटू चार्ज डेंसिटी q अपॉन पाई r स्क्वायर अपॉन ये वाला r ओमेगा। अब मुझे टोटल चाहिए तो 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करूंगा। तो बच्चों देखो, पाई से ये पाई कट गया, R से ये R कट गया, तो बच्चों 2 से यहां भी कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखना बच्चों, और क्या बचेगा, ये Q बचेगा, और क्या बचेगा, ये R स्क्वायर, और बच्चों कुछ बच रहा है, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। dr का इंटीग्रेशन r, 0 से कैपिटल R, तो r का मल्टीप्लाई होके बच्चों म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 2 पाई r। अब म्यू नॉट q ओमेगा 2 पाई r बच्चों ये अपना किससे मैच कर जाएगा, d वाले से। बोलो बच्चों, अब डायरेक्शन निकालोगे तो वही करंट की तरह से, चार्ज ऐसे घूम रहा है तो करंट भी मतलब आउटवर्ड, तो डायरेक्शन तो बच्चों आउटवर्ड आ जाएगी, और वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों डिस्क का कभी भी क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर में आए, तरीका हमेशा यही होगा। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। फिर एक कौन सा था, 5, 6, 8, 8 देखते हैं, 18, 8 नहीं है ना, 8 तो नहीं था ना, ठीक है, 18, 14, 15, 18, ओके ये रहा, ठीक है।
बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब 18 बच्चों समझो, इस तरह से एक लार्ज प्लेट है जो कि ऐसे मूव कर रही v से, इस पे चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा। ठीक है बच्चों, मान लो जैसे ये लेंथ मैंने कुछ l कंसीडर कर ली, विड्थ बच्चों w कंसीडर कर ली, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों याद करो, जैसे एक प्लेट में अगर करंट फ्लो कर रहा हूं, प्लेट में अगर करंट फ्लो कर रहा हूं, तो प्लेट में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों जितना मुझे याद है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, शायद ये था बच्चों। प्लेट की वजह से करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये था। लगभग वही सिचुएशन बच्चों ये है, वही सिचुएशन ये है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो बच्चों एक तरीके से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अगर हम निकालेंगे तो बच्चों इस तरह से आएगी। अगर हम ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बच्चों मान लो ये प्लेट है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यूं आएगी, तो डायरेक्शन बच्चों इस तरह से होगी। अब ठीक है, मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू प्लेट पैरेलल टू प्लेट, तो बच्चों प्लेट मान लो ये रही, इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा, तो डायरेक्शन बच्चों यूं आ रही, तो वो प्लेट के बिल्कुल पैरेलल आ रही, नीचे भी निकालोगे तो पैरेलल आएगी, तो डायरेक्शन तो बच्चों पैरेलल आ गई। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों ये फॉर्मूला है। अब करेंट को बच्चों ये क्या है, करेंट पर यूनिट लेंथ, करेंट पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट बाई 2 करेंट पर यूनिट लेंथ बच्चों कैसे लिखोगे, देखो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम ये तो होता है करेंट। अब पर यूनिट लेंथ, तो बच्चों करेंट इस तरह से है, तो L लेंथ में मान लो अगर मैं करेंट लिखना चाह रहा हूं तो डिवाइड बाई, समझ पाए बच्चों? चार्ज अपॉन टाइम तो हो गया करंट, उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया तो करंट पर यूनिट लेंथ, ये क्लियर है? अब म्यू नॉट 2 टी एल चार्ज लिखना है, तो सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया बच्चों क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होगा। क्यू की जगह बच्चों ये लिख सकते हो। अब एल एल कट गए, तो म्यू नॉट सिग्मा 2 W अपॉन टी, तो बच्चों विड्थ अपॉन टाइम, विड्थ अपॉन टाइम, इस डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज एक तरीके से क्या हो गया, स्पीड। W विड्थ अपॉन टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ एक तरीके से, वो अपने पास क्या हो गया, स्पीड। तो इस W बाई टी को एक तरीके से हम किस कंसीडर कर सकते हैं, स्पीड के। तो आंसर बच्चों अपने पास क्या हो जाना चाहिए, म्यू नॉट सिग्मा v बाई 2, तो आंसर बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड। तो बच्चों वापस समझो, प्लेट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, प्लेट की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ये भी एक प्लेट की तरह से बिहेव कर रही, अगर ऐसे मूव कर रही तो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट बहुत सारे इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन तो हमने निकाल ली। अब वैल्यू बच्चों वही फॉर्मूले से हमने निकाला, तो लैम्डा करंट पर यूनिट लेंथ, तो करंट चार्ज अपॉन टाइम डिवाइड बाई लेंथ, फिर बाकी बच्चों चार्ज को हमने लिख दिया सिग्मा इनटू एरिया और सॉल्व कर लिया। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? देखो जहां स्पीड होगी वहीं चार्ज का मूवमेंट मानेंगे, तो प्लेट मान लो ये है, अगर वो ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में मानेंगे, तो उस तरह से कंसीडर करेंगे। और बोलो बच्चों कोई डाउट? देखो विड्थ ऐसे नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ समझो, इस तरह से मत सोचो, आप जो कह रहे हो वो सही है। देखो करंट की डेफिनेशन ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे समझो जैसे ये प्लेट है, इसमें आप कोई एक छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे dx, ठीक है?
टाइम में वो ऐसे मूव कर गया, dt टाइम में ऐसे मूव कर गया, ये लेंथ हमने l कंसीडर कर ली। तो अब हम इस पे एक तरीके से करंट निकालेंगे, वो तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया प्रॉपर। अगर हम इस तरह से एलिमेंट लेते हैं तो अब वापस देखो, यहां से समझना म्यू नॉट, ठीक है ना, 2 चार्ज अपॉन टाइम, तो इसका चार्ज कंसीडर करोगे तो dq चार्ज मान लो, टाइम मान लो dt टाइम में वो मूव कर गया, dt टाइम में ये प्लेट तुम्हारे सामने से निकल गई, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे प्लेट ऐसे मूव कर रही तो dt टाइम में उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। तो मान लो जो हिस्सा निकल गया उस पे चार्ज dq है टाइम dt। अब ये हिस्सा पूरा l लेंथ का है तो पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा। तो म्यू नॉट 2 dq कैसे लिखोगे, सिग्मा l dx अपॉन dt, और ये l तो l कट गए, dx बाई dt, dx क्या है, जो हिस्सा तुम्हारे सामने से dt टाइम में निकल गया, तो dx बाई dt एक तरीके से स्पीड हो गई। तो प्रॉपर करी से करेंगे तो वो ये हो जाएगा। ओके, अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बच्चों सेकंड एक्सरसाइज में जो भी मैंने दिया उसमें अभी कोई कंफ्यूजन, थर्ड एक्सरसाइज में बच्चों जो मैंने दिया हो, थर्ड नहीं कौन सी थी, 4A में जो मैंने दिया उसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर है बच्चों, चले आगे, ठीक है, हाँ कर लो बच्चों। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, लास्ट टर्म पे हमने मैग्नेटिक फोर्स के 3 केसेस पढ़े थे, ठीक है व्योम, तुम मुझे बताओ मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। सिंपली चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है। देखो देख के बताने से क्या फायदा होगा, मुझे तो आता ही है, ठीक है ना, आपको आना जरूरी है, ठीक। तो खैर व्योम ये बताओ, घर पे जाके कुछ भी पढ़ते हो तुम, तो अब सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ इधर देखो, उसे छोड़ो, रेगुलर अपनी होमवर्क कॉपी लेके आओ, जो भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए, तुम्हें कोई होमवर्क का क्वेश्चन नहीं करना, कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन नहीं करना, केवल जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसी को घर जाके करना साफ साफ सही से, और रेगुलर मुझे चेक कराओ, ठीक है, नोट्स प्रॉपरली मुझे रेगुलर चेक कराओ, उसमें बताना क्या कर रहा हो। तो रेगुलर एक तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, केवल जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही आपको रेगुलर चेक करवाना, क्लियर है। और जिस दिन अगर वो नहीं होंगे तो मैं फिर आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा, ठीक है। ओके बच्चों अब हम वापस आते हैं, समझो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये चीज क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब बच्चों वापस देखते हैं, बच्चों देखो हम लोग पढ़ चुके हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, चार्ज पार्टिकल अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है बच्चों, QE। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ये लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगता है, तो अगर हम उस पर नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम। तो बच्चों अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम। और इस फोर्स को बच्चों हम नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। तो जो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसका नाम होता है लॉरेंज फोर्स। तो बच्चों अब इसमें आप लिख लो, हेडिंग बच्चों लिख लो, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Force on charge particle in electric and magnetic field.
इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप देखो नेट फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों क्यू ई, इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टर्म बच्चों अपने पास में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। तो बी बच्चों इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स बच्चों हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इतना बच्चों चेक करो, इसमें कोई दिक्कत हो। और इस नेट फोर्स को ही बच्चों हम क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स। इस नेट फोर्स को ही बच्चों हम क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स। इतना बच्चों कर लो, फिर देखते हैं। तो बच्चों जो आपका रिजल्ट है वो मैंने देखा, ठीक है, जो अभी हुआ है, थोड़ा आप मुझसे भी डिस्कस करना है। तो बच्चों खैर वो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, ठीक ठीक। तो विघ्नेश, हाँ वो ये तुम्हारे नंबर भी बहुत कम ही है। अनुष्का है ना आप, है ना, दिव्यांश, अनुपम, ठीक है, रिया, वंश, वंश ओके, कार्तिक, कार्तिक ओके, अश्विन, जतिन, जतिन तुम बताओ तुम्हारे ये नंबर कैसे आ गए? उससे 4 गुना नेगेटिव करने पड़े होंगे, अपने से थोड़ी काम चलेगा, ठीक है ना। उससे 4 गुना नेगेटिव करोगे तभी तो हो पाएगा। तो उस तरह के तो तुम नहीं हो जितने तुम्हारे नंबर आए हैं, तो थोड़ा सा वर्क करो, ठीक। रुद्र, रुद्र ओके, ओके 7, अक्षांश एब्सेंट, सुमित ओके, देवराज ओके, तुम, कौशलेंद्र ओके, देवांश, व्योम, अंश, आदर्श, आदर्श तो बच्चों देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनके भी मान लो जैसे अधिकतर के मार्क्स देखोगे तो 40 से कम ही है, अधिकतर के मार्क्स 40 से कम है, या मैक्सिमम के देखोगे तो 25-30 से कम ही है। तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत पेपर टफ इजी हो सकता है, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया गया उतना अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, इवन होमवर्क भी नहीं कर रहे हो वो भी चल जाएगा। क्लास में जो पढ़ाया गया है उसी को केवल अगर आप घर पे बिना देखे समझ के कर रहे हो तो भी आप एटलीस्ट 50+ नंबर ला सकते। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप क्लास में जो पढ़ाया गया है उसी को ढंग से घर पे जाके कर लो तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि 1.5 घंटे आपने क्लास में देखा ही है, वो सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को बस आपको बिना देखे वापस से करना। अटक रहे, सॉल्यूशन देख लो, कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लो, उतना भी कर लोगे तो बच्चों इस बात की गारंटी है कि 50% मार्क्स तक बड़े आसानी से आ जाएंगे, केवल क्लास वाला ढंग से कर। अब मैं चलो ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ पोर्शन में 11th का दे रहा हूँ, उसको अगर हम हटा दें तो भी बच्चों 30-40% तक आराम से ला सकते हो, और उतना भी अगर ढंग से ले आते हो तो एक ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाता है। जैसे 50% तक भी अगर आपको मार्क्स आ जाते हैं तो मैं एक ठीक ठाक कॉलेज तक मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो केवल क्लास में अच्छे से ध्यान दो, और क्लास में जो मैं करवा रहा हूँ वो आप अच्छे से कर लो, उसके बाद जितना कर पाओ वो आपके ऊपर है कि भाई होमवर्क कर पा रहे हो और अच्छे से कर पा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व कर पा रहे हो, वो बेटर है।
लेकिन एटलीस्ट क्लास का भी ढंग से कर लोगे तो 50% तक तो बड़े आराम से ला सकते हो, यहाँ के टेस्ट में भी और फाइनल टेस्ट में। केवल क्लास का करके भी आप एक ठीक ठीक कॉलेज पा सकते हो। फिर जितना होमवर्क कर लो, जितना और कर लो वो बेटर। लेकिन क्लास का आप देख ही रहे हो, लिख भी रहे हो, तो बस घर पे जाके मैक्सिमम आधा एक घंटा आपको उसे रिवाइज करना है, ढंग से समझना है, उतना काफ़ी है। तो उतना 1 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। 1 घंटे में क्लास का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फिजिक्स इवन बच्चों 6 दिन अपनी क्लास होती भी नहीं है, सप्ताह में 4 ही क्लास होती है, तो सप्ताह में केवल 4 से 5 घंटे तो फिजिक्स के लिए निकाल ही सकते हो। उतना में आपका रिवीजन हो जाएगा और उतने में आपके 40-50% तक आ जाएंगे। तो उतना बच्चों करें, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, चलें बच्चों आगे, इतना कर लिया। ठीक है, अब बच्चों ये अपना नेट फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, नेट फोर्स। अब मान लो बच्चों तुम्हें दिया कि किसी क्वेश्चन में बच्चों उस पर फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर मान लो तुमसे बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि फोर्स 0 है, तो बच्चों आगे फिर लिख लो, इफ, नोट करके बच्चों लिख लो, if velocity of charge particle is constant, charge particle is constant, उसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो बच्चों ये चीज 0 हो गई, Q कॉमन आके कट गया, Q कॉमन आके कट गया, उसको उस साइड भेजोगे तो E बच्चों क्या होना चाहिए, V क्रॉस B का अपोजिट, E क्या होना चाहिए, V क्रॉस B का अपोजिट, या इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस डायरेक्शन में होना चाहिए, B क्रॉस B की डायरेक्शन। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, B क्रॉस B की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखता हूं तो E इक्वल टू बी वी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों क्या होना चाहिए, E इक्वल टू बी वी साइन थीटा। थीटा बच्चों क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। थीटा बच्चों क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैक्सिमम टाइम बच्चों एंगल 90 दे दिया जाता है, अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एंगल 90 होता है। तो अब इफ थीटा 90, तो बच्चों बताओ साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, साइन 91 बच्चों इधर रखोगे तो E इक्वल टू बी, ये होना चाहिए। अधिकतर केसेस में ऐसा होता है तो ये लगा सकते हो, वरना वो लगेगा। इतना बच्चों अभी के लिए। अब इसके अलावा बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो समझो, B क्रॉस V, B क्रॉस V, तो बच्चों B इधर मान लो, V इधर मान लो, तो बच्चों बताओ B क्रॉस V कहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों B क्रॉस V यानी कि इधर होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो पहले इतना कर लो, फिर मैं आगे आपको और लिखवा देता हूं। ठीक है ना बच्चों, इतना कर लो, फिर मैं वापस एक बार बताता हूं और लिखवा देता हूं। वापस बोलो, अच्छा टेस्ट सिलेबस, ओके बच्चों बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा किया पूछ लिया बच्चों, समझो एक तो जो अपना चल रहा है जितना हो जाएगा वो आएगा, ठीक है। दूसरा जो अपना 11th का पोर्शन चल रहा है, जो प्रीवियस पोर्शन है, उसमें जैसे वर्क पावर एनर्जी तक मैंने कंसीडर कर लिया था, तो अब उसमें सेंटर ऑफ मास और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास बच्चों ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, वरना पुराना ही वाला रख लें, बोलो ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हम वर्क पावर एनर्जी तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, इतना कर लिया बच्चों। तो सिलेबस बच्चों सेंटर ऑफ मास 11th वाले पोर्शन में बढ़ जाएगा, और इधर वाले में जो अपना चल रहा है जहाँ तक हो जाए। मैक्सिमम पार्ट बच्चों रिसेंट टॉपिक का रहेगा, लेकिन पुराने टॉपिक से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे,
मैक्सिमम अपना रिसेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास से 2-3 मतलब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, अभी का जो टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चंस कम रहेंगे, ठीक है। ओके, इतना कर लिया बच्चों। ओके, अब बच्चों एक लाइन इसमें और लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ magnetic field and velocity. Electric field should be perpendicular to both magnetic field and velocity. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब बच्चों एक बार हम वापस आते हैं। फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स ये, इसी नेट फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? लॉरेंज फोर्स। अब हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स को जीरो किया, क्यू कट के चला गया ये। बच्चों ए क्रॉस बी को माइनस लिख सकते हैं, पता ही है, तो ये लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये डायरेक्शन बच्चों दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो मैंने अभी बताया, बी वी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड बच्चों ये होना चाहिए। कई केसेस में 90 एंगल होता है, तो उस केस में इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसका बच्चों क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो समझो। देखो, मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अचानक से एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अचानक से एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कई बार उसे बोल देते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलने लगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलने लगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो बच्चों समझो, स्ट्रेट लाइन में कब चल पाएगा? जब फोर्स खत्म हो जाए, फोर्स खत्म हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को खत्म कर दें, खत्म कर दें, यानी कि ये सिचुएशन होनी चाहिए। ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री है, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो मैं स्पीड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। उस तरह की सिचुएशन में यूज होता है, और भी कई जगह यूज होता है। इतना बच्चों समझ पाए? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें फिर बच्चों क्वेश्चन आप लिखें, एग्जाम्पल बच्चों आप लिखें, a charged particle move without any deflection from a region, then which of the following may possible? तो एक बार बच्चों क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट बच्चों, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है, कोई एक ऐसा रीजन है जिसमें विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, बी विच ऑफ द फॉलोइंग मे पॉसिबल है, ठीक है ना, मे पॉसिबल, बी जीरो। थर्ड, ई जीरो, बी नॉन जीरो। फोर्थ, ई नॉन जीरो, बी नॉन जीरो। अब बच्चों थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखते हैं, अभी सोच लो एक बार, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है, तो कौन कौन सा मे पॉसिबल हो सकता है? चारों। हाँ देखो बच्चों, फर्स्ट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही जीरो है तो कोई फोर्स नहीं है, सीधा सीधा चलता रहेगा। सेकंड, सेकंड बताओ कब हो सकता है? सही है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड यहां ले लो, और वेलोसिटी भी यहीं ले लो, तो वैसे ही चलता रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, चलो पहले में तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ले ली, वेलोसिटी यहां ले ली, तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन चलता रहेगा, ठीक है। वापस बोलो। वो देखो, वो ये था कि अगर
हम उसका नेट फोर्स जीरो करना चाह रहे हैं, तब मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये बच्चों कब हो सकता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही फेंक दो, पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा, खत्म। अब ये बच्चों कब हो सकता है, ऐसे ही ले लो, ई भी इधर है, बी भी इधर है, चार्ज को ऐसे ही फेंक दो, इधर ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ शर्त ये थी कि वो बिना डिफ्लेक्शन के चलता है, बिना डिफ्लेक्शन के चलता है। क्लियर है बच्चों? इसमें अभी कोई डाउट? देखो देवांश, फिर मुझे जगह बदलनी पड़ेगी, याद रहे आप चारों बच्चों कभी भी साथ नहीं बैठोगे। कॉस्टलैंड तुम एक काम करो, इस साइड आ जाओ, तुम नहीं कर रहे हो, वो उनको अलग करना, ठीक है ना। या एक काम करो, तुम उस कोने में पहुंच जाओ बिल्कुल, देवांश, ठीक है ना। व्योम तुम भी उस साइड पहुंच जाओ, बैग इधर रख लो, पानी डला है तो फिर इस साइड आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर उठ जाओ वहाँ से, ठीक है ना। साथ में नहीं बैठना है, मतलब नहीं बैठना, ठीक है ना, तुम उठ जाओ वहाँ से। हाँ वंश एक काम करो, तुम वहाँ पहुँच जाओ, आदर्श तुम इधर आ जाओ फ्रंट बेंच पे, ठीक है ना। वंश सॉरी अंश, हाँ आगे आ जाओ, उतना पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। आदर्श तुम इधर आ जाओ फ्रंट बेंच पे, तुम लोग थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, और हाँ तुम दोनों को भी मैंने अलग अलग बैठने को बोला है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। ओके अब ठीक है, बैठे रहो। तो बच्चों अब मुझे बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों ध्यान रहे, आप चारों को कभी भी साथ में नहीं बैठो, और तुम दोनों को भी, ठीक है। अब बच्चों इसे एक बार लिख लो, फिर मैं डिस्कस कर दूं। A charged particle move with constant velocity in a region then which of the following may possible। तो बच्चों इसमें ये दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि पिछले वाले में क्या था, वो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है। तो पिछले वाले में ये था कि वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, यहाँ लेकिन ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब बच्चों ऑप्शंस वही है, E 0, B 0, E नॉट इक्वल टू 0, B 0, E 0, B नॉट इक्वल टू 0, फोर्थ E नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। अब एक बार बच्चों थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, तब कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं भाई। देखो बच्चों फर्स्ट तो हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब फोर्थ, वंश तुम बताओ क्यों लग रहा है तुम्हें सही है। जैसे हमने जो अभी एक कंडीशन लिखी थी कि E इक्वल टू बी क्रॉस वी हो जाए, ये कब हो सकता है, जब E B क्रॉस V हो जाए, तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी दोनों सोचो, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी मूव कर रहा, ये दो तो हो गए, बताओ ये हो सकता है। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ही लगेगा, लगाएगा ही लगाएगा, तो एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। तो ये केस अपना पॉसिबल नहीं। ये कब हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल फेंक दें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दें या ऐसे फेंक दें, फोर्स जीरो रहेगा, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, कर लो बच्चों। तो इसमें ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकंड वाले में बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, उसको खत्म करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, बस। बताओ बच्चों अभी ये चीज क्लियर है? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसे फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इसमें लिखो एग्जाम्पल बच्चों इस तरह से लिख लो,
ये बच्चों आपके जी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ये है जैसे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रेस्ट पे रखे, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रेस्ट पे रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में। अब इन पार्टिकल को छोड़ दिया तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, वो बच्चों आपको बताना। देखते हैं अभी एक बार सोचो फिर देखते हैं, ठीक है ना बच्चों, एक बार सोच लो, ठीक है ना। Some positive and negative charge particle are released at origin at rest. In which direction positive and negative charge particle will deflect? तो वे किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? ये बच्चों रफली पॉजिटिव और नेगेटिव का पाथ ड्रॉ करने का ट्राई करो, एक रफ पाथ पॉजिटिव और नेगेटिव का ड्रॉ करने का ट्राई करो। एक बार सोच लो, जब मैं पूछूं तब बताओ। ओके वंस तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। देखते हैं और देखते हैं भाई। देखो बच्चों बहुत लंबा नहीं सोचना है, पहली स्टार्टिंग सिचुएशन ही सोचनी है। तो बच्चों देखो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगा, इधर, तो इधर फोर्स लगाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनकी वेलोसिटी इस तरफ आएगी। जैसे ही बच्चों वेलोसिटी इधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बच्चों देखो वेलोसिटी पॉजिटिव की इधर आई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो V क्रॉस B नीचे की तरफ, तो बच्चों ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ। पॉजिटिव वाले कहाँ डिफ्लेक्ट हो गए, नीचे। बच्चों वापस समझो, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी इस तरफ आएगी, वेलोसिटी इस तरफ आएगी तो V क्रॉस B, V इधर है, V क्रॉस B नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि ये माइनस वाई में डिफ्लेक्ट हो जाए, माइनस वाई की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए। अब सेम चीज बच्चों नेगेटिव के लिए सोचो, सेम चीज बच्चों नेगेटिव के लिए। बोलो सुमित किधर होना चाहिए, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ठीक। देखो इधर देखते हैं नेगेटिव वाला बच्चों कहाँ डिफ्लेक्ट होना चाहिए। बच्चों पॉजिटिव वाला समझ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर आ जाएगी, तो V क्रॉस B मतलब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो। बोलो ठीक है। देखो निगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स लगाएगा तो निगेटिव वाले बच्चों इधर जाएंगे। अब V क्रॉस B बच्चों ध्यान से देखना, V क्रॉस B ऊपर, लेकिन बच्चों निगेटिव चार्ज है तो नीचे, V क्रॉस B ऊपर, तो लेकिन V क्रॉस B के अपोजिट फोर्स कंसीडर करोगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो बच्चों नेगेटिव वाले भी तुम्हारे इसी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो दोनों की दोनों तुम्हारे कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगे, माइनस वाई में। तो बच्चों जनरली क्या होता है, पॉजिटिव वाला बच्चों सही कर लेते हैं, फिर कई बार जल्दबाजी में वो ये सोचता है कि पॉजिटिव अगर इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव प्लस वाई में होना चाहिए, तो डायरेक्टली टिक कर देता है। या मान लो बच्चों सॉल्व ही करेगा तो या तो इधर वेलोसिटी लेना भूल जाएंगे, वहां याद रहेगा तो V क्रॉस B का उल्टा करना है वो भूलने के चांस रहते हैं। तो जनरली बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। इतना क्लियर है बच्चों, इसमें बच्चों अभी कोई डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें देखो आप,
बच्चों इसे हटा दूं, ठीक है। अब बच्चों फाइंड पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ईच केस। जस्ट बच्चों पाथ बताना। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। उसको इधर फेंक दिया, तो बस पाथ बताना है कैसा होना चाहिए। बोलो बच्चों, बोलो। सही। बच्चों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बच्चों इधर फेंका है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही फोर्स लगाएगा तो उसको खींचता ले जाएगा, खींचते हुए ले जाएगा तो फोर्स उधर लगेगा, तो पाथ सिंपली क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बच्चों अब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, इस केस में उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर मैं पूछता हूँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बताओ फर्स्ट केस में कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चले आगे बच्चों, ठीक है ना? सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, फिर इससे मैं हटा रहा हूं, कर लिया ना? कर लो। ओके बच्चों हटा दूं अभी। ओके, इसमें बच्चों आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको इधर फेंका है, ये सेकंड केस। सेकंड केस, इसका पाथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं, देखो वेलोसिटी इधर, तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगेगा, तो बच्चों ये पहले ऐसे जाएगा, फिर रुकेगा, और फिर टर्न लेके इस साइड आएगा। ऐसे चल नहीं जाएगा, रुकेगा, और फिर उधर ही चलता चला जाएगा। तो ऐसे जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर इस तरफ जाके फिर उधर ही चलता चला जाएगा। तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बस ये कि हाँ जाके रुक के फिर वापस आएगा। बच्चों समझ गए ना? वेलोसिटी इधर है तो पहले तो उधर ही जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आके इधर चलता चला जाएगा। अब बच्चों इसमें अगर मैं पूछता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? बच्चों पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, पहले कम होगी, जीरो होगी, फिर बढ़ने लगेगी। स्पीड का बच्चों वही, पहले कम होके जीरो होगी, फिर बढ़ेगी। बोलो बच्चों, इसमें अभी कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों एक काम ये करता हूँ, इसमें ऐसे ओवरलैप हो रहा है, उसकी जगह बच्चों इस तरह से बना रहा हूँ। बच्चों समझ गए ना? लेकिन उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, ओवरलैप ना हो तो बस नीचे ड्रॉ कर दे। व्योम क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसे हटा दो, ठीक है। अब थर्ड बच्चों, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बच्चों बताओ पाथ क्या होना चाहिए? सही। मान लो अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इस तरह। तो बच्चों इस केस में अगर कुछ नहीं हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ बच्चों क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। बच्चों इस केस में अगर मैं पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? बढ़ती जाएगी। समझ गए ना बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों यहीं लगेगा, यहीं लगेगा, तो वो स्पीड बढ़ाता जाएगा, उधर ही वो चलता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ये थर्ड केस हो गया। चले आगे। अब फोर्थ केस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पार्टिकल को ऐसे फेंका है वाई एक्सिस में, v नॉट स्पीड से, चार्ज क्यू मास m, चार्ज क्यू मास m। अब बच्चों सोचो पाथ कैसा होना चाहिए? देखते हैं, बोलो।
हेलिक्स, हेलिक्स की पिच कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? देखते हैं, देखो बच्चों देखना, एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स को भूल जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स को भूल जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर भूल जाए तो V क्रॉस B बच्चों अंदर की तरफ सेंटर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर भूल जाए तो पार्टिकल इस तरह से सर्कल में घूमता रहेगा बच्चों। देखो V और B, तो V क्रॉस B अंदर की तरफ सेंटर है, तो पार्टिकल इस तरह से सर्कल में घूमता रहेगा। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई डाउट? अब पार्टिकल इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, तो बच्चों ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ, चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, जैसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इधर एक्सीलरेट करेगा, तो शुरू में कम चलेगा फिर ज्यादा, तो इस डायरेक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है, इस डायरेक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है, इस डायरेक्शन की स्पीड फिक्स है। अब बच्चों देखो, इस डायरेक्शन की स्पीड फिक्स है, तो बच्चों हेलिक्स की रेडियस तो फिक्स होगी लेकिन उसकी पिच ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, तो बच्चों यहां मोशन हेलिकल होगा विथ इंक्रीजिंग पिच, तो हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच। बच्चों समझ पाए? केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो फिक्स है, उसकी वजह से सर्कल में घूमता रहेगा। इस एक्स वाले की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इस डायरेक्शन की स्पीड बढ़ेगी, तो अब सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा चलेगा, तो पहले से ज्यादा 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 पिच होती चली जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच। क्लियर है बच्चों? इसमें अभी कोई दिक्कत? ठीक है, इसे बच्चों हटा दो। देखो समझो, देखो यहां फोर्स लग रहा, फोर्स लगने की वजह से इसका एक्सीलरेशन आएगा QE बाई एम, ठीक है। अब QE बाई एम एक्सीलरेशन, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो टाइम 1 रखो तो A बाई 2, 2 रखो तो 4A बाई 2, 3 रखो 9A बाई 2, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं चल रहा, वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। जैसे एक पार्टिकल को गिराओ, उसकी स्पीड बढ़ती जाती, तो हर एक सेकंड में सेम थोड़ी चलेगा। तुमने बाइक स्टार्ट की, शुरू में स्पीड कम है, बाद में स्पीड ज्यादा है, अब आप सोचो शुरू के 2 सेकंड और बाद के 2 सेकंड में कौन ज्यादा चलेगा? बाद के 2 सेकंड। तो यहाँ शुरू के टाइम में कम चलेगा, बाद के टाइम में और ज्यादा और ज्यादा, वही चीज है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही। अगर स्पीड फिक्स होती तो सेम चलता। ये चीज क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में बच्चों ये फोर्थ पार्ट क्लियर है ना? फोर्थ पार्ट में किसी को डाउट? फोर्थ पार्ट में बच्चों आप एक पॉइंट और लिख लो, फोर्थ में बच्चों इसी फोर्थ केस में कैलकुलेट टाइम, calculate time in which, calculate time in which speed of particle, calculate time in which speed of particle become double, calculate time in which speed of particle become double। तो कितने टाइम में बच्चों पार्टिकल की स्पीड डबल हो जाएगी वो तुम्हें बताना है। कितने टाइम में पार्टिकल की स्पीड डबल हो जाएगी वो तुम्हें बताना है। जैसे अभी स्पीड कितनी है V नॉट, V नॉट अगर स्पीड है तो यहाँ इस सिचुएशन में इसके कितने टाइम बाद इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी वो तुम्हें बताना है कितने टाइम में। एक बार बच्चों सोचो, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई कई एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। सोचो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
बोलो बच्चों, कर लो। हाँ बोलो बच्चों। देखो 2v नहीं, फिर भी बताओ तुमने क्या सोचा, बोलो क्या सोच लगाई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या ली तुमने, ठीक है, इनिशियल, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। और कोई बच्चों, रुको रुको वापस बोलो। अंडर रूट, इतना अजीब सा नहीं आना चाहिए, बट स्टिल तुमने क्या किया वो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, वो सही है, उससे आ जाएगा, लेकिन उससे और क्या किया सोचो, वहां तक सही है। अब वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो चीज ठीक है, फिर वर्क डन कैसे लिखोगे। इतना सब नहीं करो, छोड़ो, मैं बताता हूँ। उसमें क्या है, डिस्टेंस के टर्म्स में आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो क्लियर है। तो बच्चों अब इधर ध्यान दें, देखो बच्चों इधर वेलोसिटी v नॉट है, तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। तो बच्चों ये वाली वेलोसिटी फिक्स रहेगी, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो फिक्स रहेगी। इधर की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ेगी, तो ये बच्चों अपनी v नॉट है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों v नॉट है। इधर मान लो कुछ v1 आ गई, और नेट हमें कितनी चाहिए, 2v नॉट। तो बच्चों पाइथागोरस या वेक्टर से हम निकालेंगे 2v नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, v नॉट स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। तो v1 बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, √3v नॉट। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, तो v1 बच्चों तुम्हारे पास कितना आ गया, √3v नॉट। ये चीज बच्चों समझ पाए। अब v1 कौन सी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो अब समझो जो आदर्श तुमने मिस्टेक की है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें लगाना है, सही है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए लगता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो हम इस डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस डायरेक्शन में मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए, √3v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मेरी क्या है, 0। एक्सीलरेशन बच्चों q e बाई m, और टाइम मुझे निकालना, तो टाइम मेरे पास सीधा सा निकल के आ जाएगा √3v नॉट m अपॉन q e, खत्म। एक बार फिर समझो बच्चों, मुझे स्पीड डबल चाहिए, डबल स्पीड चाहिए, तो फाइनल स्पीड डबल हो गई, ये वाली तो वही रहेगी, ये v1। तो नेट स्पीड बच्चों इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहां से v1 होना चाहिए √3v नॉट। अब ये v1 अपने पास कहां से आएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो फाइनल इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम, बस टाइम अपने पास ये आ गया, खत्म। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ये टाइम बच्चों अपना निकल के आना चाहिए, ठीक है ना। बोलो व्योम कोई भी डाउट हो, m q e बाई m, q e बाई m, एक्सेलरेशन q e बाई m। बच्चों एक बार चेक करो, सुमित क्लियर है तुम्हें, ओके, अंश तुम्हें क्लियर है, अनुपम तुम्हें क्लियर है, ठीक।
बच्चों वापस बोलो। इसी डायरेक्शन है, देखो हमसे स्पीड डबल करने को बोला तो ओवरऑल स्पीड डबल हो जाएगी। जैसे ये v नॉट है, ये तो वही रहेगी, ये √3 v नॉट आ गई, तो ये v नॉट देखना और इधर √3 v नॉट। अब दोनों का स्क्वायर अनरूट करोगे तो वो 2 v नॉट आ जाएगी। तो ओवरऑल स्पीड हमें 2 v नॉट चाहिए, वो अपना हो गया। डायरेक्शन निकाल भी सकते हैं, वो तो खैर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बताओ अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों बताओ, ये क्लियर है ना? इसे बच्चों हटा दूं अभी। ठीक है, अब ये था बच्चों अपना केस नंबर 4, केस नंबर 4। इसके बाद बच्चों देखो केस नंबर 5। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और मान लो इसको थीटा एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे फेंका है, -q चार्ज है। जस्ट पाथ बताना है क्वेश्चन बच्चों, क्या है? पाथ बताना। पाथ किस तरह का होगा वो आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है हाँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जस्ट पाथ को एनालाइज करना है और कुछ नहीं। बोलो बच्चों, थोड़ा सा सोचो, देखते हैं देखते हैं। देखो वेलोसिटी को तोड़ लो, तोड़ लोगे तो इधर आएगी v sin थीटा, इधर v cos थीटा। अब सोचो पाथ कैसा होना चाहिए? तो बच्चों इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर एट सम एंगल, देन इट्स पाथ। 2-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, फिर आपको मैच करना होता है। तो वो जितने भी तरह के पैटर्न बनते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए। हेलिक्स होगा वो सही है बच्चों। देखो कांस्टेंट पिच तो नहीं होगी, खैर देखते हैं बच्चों। समझो देखो, एक इधर है v sin थीटा, एक इधर v cos थीटा। तो बच्चों समझो v sin थीटा, v cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों यहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा। हाँ माइनस है तभी इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा। अब बच्चों देखो v sin थीटा, v और v sin थीटा, तो v क्रॉस b इधर की तरफ सेंटर, तो बच्चों इसकी वजह से वो यूं घूमेगा, इसकी वजह से v sin थीटा की वजह से यूं घूमेगा। अब वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इधर है, तो बच्चों बताओ स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी तो बच्चों वो घूमते हुए ऐसे जाएगा, रुकेगा और फिर वापस आएगा। वापस समझो बच्चों, v sin थीटा, तो इसकी वजह से बच्चों वो ऐसे घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऊपर है, वो धीरे धीरे कम होगी। तो कम होगी तो बच्चों ऐसे घूमते हुए जाके रुकेगा और फिर ऐसे वापस आएगा और फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों अजीब सा पाथ रहेगा, ठीक है ना? देखें अगर तो v क्रॉस b, सेंटर इधर है, तो सेंटर इधर है, तो बच्चों ठीक है बच्चों, एक बार रुकते हैं बच्चों। खैर बच्चों समझ जाओ, वही काफ़ी है, इस बात में कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक, तो एक रफ में थोड़ा सा फिर भी ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। बच्चों स्पाइरल जैसा कुछ बनाना है। देखो बच्चों शुरू में कुछ इस तरह का पाथ होगा, शुरू में बच्चों इस तरह का पाथ होगा, बाद में भी यही पाथ होगा, स्टार्टिंग पाथ ये होगा, बाद में भी बच्चों यही पाथ होगा, लेकिन इस तरह से होगा, ये बाद में।
तो शुरू में ऐसे जाएगा, रुकेगा, तो शुरू में तो बच्चों पिच कम होगी, बाद में बच्चों पिच बढ़ती चली जाएगी। तो शुरू में बच्चों ऊपर जाएगा, पिच कम होगी, पाथ ऐसा बन जाएगा, और बाद में बच्चों क्या होगा, पिच इस तरह से इंक्रीज होने लगेगी। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत हो? ठीक, ठीक है बच्चों। बच्चों इसे हटा दूं, कर लिया सबने? हटा दूं बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसे देखो, ये 6th नंबर केस होना चाहिए। अब बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज, वेलोसिटी ऐसे दी, और वेलोसिटी बच्चों बता दिए कि किस तरह से है, इधर v0, इधर v0, 45 एंगल पे √2 v0 मान लो, या इस तरह से वेलोसिटी क्या है, v0 और ये v0। अब बच्चों बताओ पाथ कैसा होना चाहिए? नहीं, नीचे नहीं, देखो बच्चों ग्रेविटी फ्री स्पेस मानते हैं, तो ग्रेविटी कुछ नहीं है, और अब ये प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज, पहले नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, अब ये कैसा चार्ज है, प्लस। तो बच्चों अब बस ऊपर चलता चला जाएगा बच्चों, ग्रेविटी फ्री स्पेस जनरली हम वो मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, इस पे देखोगे तो v0 इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों इस केस में अगर हम पाथ ड्रॉ करेंगे तो वो इंक्रीजिंग पिच के साथ ऐसे रहेगा। तो बच्चों याद रहे, केवल पिच इंक्रीज करेगी, रेडियस नहीं, ठीक है ना, पिच इंक्रीज करेगी, रेडियस नहीं, ठीक है ना। इतना बच्चों क्लियर है? बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों बताओ, अगर मैं इसमें बोलता हूं रेडियस बताओ हेलिक्स की क्या होनी चाहिए, हेलिक्स की रेडियस, वही पुराना फंडा, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबी। तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, वी नॉट, तो रेडियस क्या हो जाएगी, एम वी नॉट अपॉन क्यूबी। बच्चों अगर मैं पूछता हूं टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, एक चक्कर घूमने का टाइम, वो तो वही रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों बताओ इन दोनों चीज में कोई दिक्कत? वापस बोलो, टाइम पीरियड, ओके, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब इसमें बच्चों एक पॉइंट और लिख लो, हाँ इसी में बच्चों 6th में ही, ठीक है, एक पॉइंट बच्चों लिख लो, कैलकुलेट पिच ऑफ हेलिक्स, कैलकुलेट पिच ऑफ हेलिक्स ऑफ फर्स्ट टर्न, कैलकुलेट पिच ऑफ हेलिक्स ऑफ फर्स्ट टर्न। तो बच्चों पिच तो बढ़ती जाएगी, लेकिन फर्स्ट टर्न की पिच कितनी होनी चाहिए वो तुम्हें बताना, एक चक्कर की पिच क्या होगी वो बताना, कर लो बच्चों, ठीक है ना, एक चक्कर की बच्चों पिच निकाल। बच्चों ये बताओ इसमें यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा कि सब हाई फाई चल रहा ऊपर से निकल रहा, ठीक है, बोलो बोलो जो डाउट है। अच्छा आंसर ये बताओ कर क्या रहा हो,
इधर वाली वेलोसिटी से, इधर वाली वेलोसिटी v नॉट, ये पार्ट ठीक है, लेकिन ये तब वैलिड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस वाली वेलोसिटी को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, पिच आ जाए। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट और कंसीडर करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सोचो, वो मैं बताता हूँ। वहां तक ठीक है, और सोचो, और बोलो बच्चों जिससे हो पाया। ये ठीक है बच्चों, देखो समझो, इधर की तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इधर की तरफ का बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और कितने टाइम का, t टाइम का। तो बच्चों अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट, पिच मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन बच्चों इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन का बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इस डायरेक्शन में बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या है, v नॉट, और टाइम बच्चों t, हाफ एक्सीलरेशन बच्चों qe बाई m, और टाइम t स्क्वायर। t की जगह बच्चों ये रख सकते हो, तो वो आंसर आ जाए। t की जगह बच्चों क्या रख सकते हो, 2 पाई m बाई क्यूबी, वो तुम्हारा आंसर हो जाए। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक हो तुम, बोलो कोई दिक्कत हो, कर लो भाई। तो बच्चों अब चाहो तो टाइम पीरियड की वैल्यू रख के फाइनल आंसर निकाल सकते हो, पर उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बच्चों भी क्लियर है? ओके बच्चों, अब इसमें जैसे आप देखो पेज 61 क्वेश्चन 22, पेज 61 क्वेश्चन 22, पेज 61 क्वेश्चन 22। ठीक है, ए पार्टिकल, बच्चों ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर है ना? ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो, पार्टिकल q मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, विद वेलोसिटी v नॉट, v नॉट बच्चों इधर, द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम 2v नॉट। बच्चों स्पीड 2v नॉट हो जाए, कितने टाइम बाद हो जाए वो पूछा है। तो बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया था स्पीड 2v नॉट कितने टाइम बाद हो रही थी, √3v नॉट कुछ था बच्चों, पर अभी जो डिस्कस किया था वही क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? अभी भी हमने जो डिस्कस किया था जिसमें स्पीड डबल होने का टाइम मैंने पूछा था, ये बच्चों वही क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों इसमें फिर आप देखो पेज 61 क्वेश्चन 24, बच्चों ये वाला क्लियर है ना? पेज 61 क्वेश्चन 24, ठीक है बच्चों, ये वाला क्लियर है ना? जो अभी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन है, वही आंसर। अब इस पे आते हैं, कंसीडर मोशन ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन ए रीजन वेयर साइमल्टेनियसली ई नॉट जे बी नॉट जे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंड एट t इक्वल टू 0 दिस चार्ज पार्टिकल हैज वेलोसिटी v इन xy प्लेन। तो बच्चों xy प्लेन में ही वेलोसिटी है, ठीक है, मेकिंग थीटा विद x एक्सिस। बच्चों थीटा यहां से बना रहा, ठीक है। अब बच्चों पहले केस में दिया है कि थीटा 0 है, यानी कि ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। तो बच्चों इस तरह से अगर फेंका है, चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इन xz प्लेन,
चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इन एग्जैक्ट प्लेन। तो बच्चों देखो v क्रॉस b, सेंटर इधर होगा तो ऐसे घूमेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगा, तो सर्कुलर पाथ थोड़ी होगा, ऐसे घूमेगा, लेकिन इसका इधर कंपोनेंट आएगा, वो आगे लेके जाएगा, प्लस इंक्रीजिंग पिच होगी। तो अच्छा सॉरी, इसमें तो यहाँ भेज रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी वो आगे चलेगा, आगे चलेगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो सब, मान लो ये है ही नहीं कंपोनेंट, इधर फेंका तो ऐसे घूम रहा है, स्टार्टिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन की 0 है, पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस तरफ धीरे धीरे वेलोसिटी आने लगेगी, तो वो घूमता रहेगा, साथ ही आगे चलता चला जाएगा, तो इंक्रीजिंग पिच के साथ हेलिकल मोशन। समझ पाए कि नहीं? देखो अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से QE बाई एम एक्सीलरेशन लगेगा, तो इधर वेलोसिटी आएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वो ऐसे ही घूमता रहता। अभी क्लियर है? अब बच्चों देखो, ए में इन्होंने बोला है कि सर्कुलर मोशन होना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि पाथ अपना क्या होना चाहिए, हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच। बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ पाए? अब सेकंड देखो, थीटा 0 डिग्री द चार्ज अंडरगो हेलिकल मोशन विथ कांस्टेंट पिच। बच्चों कांस्टेंट पिच भी गलत है, कांस्टेंट पिच भी गलत है, इंक्रीजिंग पिच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, थीटा 10 चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच, ये चीज सही है। फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब बच्चों ऐसे फेंका है, ऐसे फेंका है तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी सही। तो बच्चों आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, सी एंड डी। समझ पाए बच्चों इसे? तो जो अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों वही है। अब बच्चों इसमें देखो पेज 67 क्वेश्चन 6, पेज 67 क्वेश्चन 6, an electron is moving along plus x direction with velocity, this enter a region electric field यहाँ है। तो बच्चों पेज 67 क्वेश्चन 6, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है इस स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ है 300, इलेक्ट्रॉन है। The magnitude and direction of magnetic field set up in regions such that electron keep moving along x direction. बच्चों वो x डायरेक्शन में ही मूव करता रहे, x डायरेक्शन में ही मूव करता रहे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगाएगी। बच्चों हमें चाहिए कि वो इधर ही मूव करे, तो याद करो मैंने अभी भी एक कंडीशन डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, B क्रॉस V की डायरेक्शन। अगर हमें नेट फोर्स 0 चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, B क्रॉस V की डायरेक्शन। तो मान लो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ लेता हूँ, तो B क्रॉस V की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो B क्रॉस V इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस डायरेक्शन यानी कि z एक्सिस में ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अगर मैं z एक्सिस में ले लूं तो B क्रॉस V की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो कि अपना हो जाएगा। अब हम देखते हैं, तो वैल्यू बच्चों किस में होनी चाहिए, z में, प्लस z में। ये क्लियर है? देखो उसमें चार्ज से इंडिपेंडेंट आया था, QE Q V क्रॉस B इक्वल टू 0, तो चार्ज तो कट ही जाएगा, चार्ज से मतलब ही नहीं। तो E इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस V, तो E इक्वल टू V क्रॉस B, तो वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है, वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज बच्चों क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट? अब वापस समझो बच्चों, देखना z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब वैल्यू हमें लिखनी है, तो वैल्यू बच्चों क्या थी, E इक्वल टू बी वी, तो B इक्वल टू E बाई वी, E 300, ये 6 इंटू 10 की पावर 6, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -5।
तो वैल्यू वाइज बच्चों कितना होना चाहिए, 5 इंटू 10 की पावर -5 और डायरेक्शन वाइज बच्चों प्लस z एक्सिस। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस से देखना, इसी में पेज 71 क्वेश्चन 30 देखो, पेज 71 क्वेश्चन 30। पेज 71 क्वेश्चन 30 बच्चों रीड कर लिया? तो बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया था स्पीड कितने टाइम बाद डबल हो जाएगी, वो ये हो जाएगा। इसमें बच्चों कोई दिक्कत? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद आप लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। Force on current carrying element in magnetic field. Force on current carrying element in magnetic field. ठीक है बच्चों? ठीक। अब बच्चों देखो, जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, वायर है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, तो बच्चों आई अपने पास क्या है, करंट इन एलिमेंट। बी बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उस एलिमेंट की लोकेशन पे। एफ मान लो बच्चों मैंने बोल दिया फोर्स ऑन मैग्नेटिक, और डीएल बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों ये समझो, ये कोई वायर है, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों बताओ इस डीएल में से कितना करंट फ्लो करेगा, आई। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैंने बी मान ली, तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों अपना क्या हो जाता है, इसमें मैं फोर्स डीएफ बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, डीएफ। तो डीएफ वेक्टर बच्चों अपने पास हो जाता है आई इंटू डीएल क्रॉस बी। बच्चों कैसे आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना लिख लो। तो इस पे जो फोर्स आएगा, स्मॉल फोर्स, वो अपना बच्चों क्या होगा, I इंटू डीएल क्रॉस बी। अब बच्चों डीएल लेंथ है, तो वो वेक्टर कैसे हो पाएगा, तो डीएल वेक्टर विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डीएल को बच्चों हम कहां लेके चलेंगे, करंट की डायरेक्शन। तो उस स्मॉल एलिमेंट में बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा, I इंटू डीएल क्रॉस बी। इतना बच्चों क्लियर है? चेक कर लो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन हो। करेंट में बच्चों आप कर सकते हो, एक तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, उसके बाद बच्चों चाहो तो एक्सरसाइज 4A कंप्लीट, ये दो कर लो बच्चों। जैसे इसमें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, इसमें एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों फिलहाल के लिए फिर हम इसमें इतना ही रखते हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह बाकी चीज़ें बच्चों फिर हम नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे। ये फॉर्मूला बच्चों अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कैसे आता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना बच्चों? इतना कर लो बच्चों, फिर देखते हैं।